हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूँगा फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सेकंड चैप्टर का ये 5th लेक्चर है। वीडियो का नंबर है 2.5। मैं बिल्कुल सीरीज से बना रहा हूँ। अगर आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 2.1, 2.2, 2.3 इस तरीके से देखते जाएंगे। आपका पूरा चैप्टर एक सीरीज से कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियो 2.4 में मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंट चार्ज सिस्टम के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे, कैसे स्केच डायग्राम बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, डाइपोल के लिए एंड सो ऑन। तो आज उसके अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पढ़ेंगे आप। अब इधर देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड डेरिवेशन, सब चीज कराऊंगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टेंशन ना लो। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आपने पोटेंशियल एनर्जी 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे बहुत टाइप की एनर्जी होती थी, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन 12th में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इलास्टिक नहीं है, वो 11th में पढ़ लिया। यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चार्ज सिस्टम की वजह से, चार्ज की वजह से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी की बात, यानी कि चार्ज की वजह से, चार्ज की वजह से उन्हीं चार्ज में जो एनर्जी आ रही है उसकी बात कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले बताऊंगा क्या होता है, फिर मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा और डेरिवेशन भी कराऊंगा। तो पहले समझ लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जनरल डेफिनेशन क्या है। द एनर्जी पजेस्ड बाय अ चार्ज सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। किसी चार्ज सिस्टम यानी कि चार्ज में उनकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है। आपने देखा था 11th क्लास में क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ सरफेस पर रख दिया, अब उसकी पोजीशन कहाँ है, अर्थ सरफेस पर। तो कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, तो कहा 0। उठा के कुछ हाइट पे रख दिया, अब 0 नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या लग गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। क्या हो गया, mgh। अब हाइट आ गई तो उसमें एनर्जी आ गई, पोजीशन की वजह से तो आई। ऐसे ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, एक स्प्रिंग रखा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे अब, तो कहा 0। जब उसे खींच लिया, स्ट्रेच कर दिया या उसे कंप्रेस कर दिया तो उसका शेप चेंज हो गया, तब उसमें एनर्जी आ गई। तो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन में जब चेंज आता है तब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर एक चार्ज जहाँ रखा है इन्फिनिटी पर, उसकी एनर्जी 0, इधर रखा है 0। जब उनको पास ला के रख दिया तो हमने कहा एनर्जी आ गई, हमने कहा एनर्जी आ गई। तो ऐसे कैसे हो गया, बोले चार्ज तो वही रखा था, अभी एक चार्ज इन्फिनिटी पर, ये दूसरा इन्फिनिटी पर, ना इसमें एनर्जी ना इसमें एनर्जी, जब पास लाए तो एनर्जी आ गई। ऐसा क्या हो गया। तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप मैग्नेट का एग्जाम्पल ले लो, एक मैग्नेट है, एक दूसरा मैग्नेट है। अब आप जब एक मैग्नेट को और दूसरे मैग्नेट को पास लाते हो तब आप क्या करते हो, तब आप करते हो वर्क डन। बिना वर्क के वो पास आएंगे नहीं। अब आपने उन दोनों मैग्नेट को पास ला के रखा, आपने किया वर्क डन, और जब आपने किया वर्क डन तो वो आपका किया हुआ वर्क डन उन मैग्नेट में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में। अब कैसे, आप जब पास लाओगे उन्हें छोड़ते हो तो क्या होता है, मैग्नेट देखो भागते नहीं एकदम। अगर आप नॉर्थ को पास ले आए तो क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। तो मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, वैसे मैंने इसमें क्या किया, समझाने के लिए एग्जाम। तो ऐसे आप एक प्लस चार्ज को पकड़ के लेके आए, दूसरे प्लस चार्ज को, दोनों को पास रखा, आपने वर्क डन किया। आपका किया हुआ वर्क डन उन दोनों चार्ज में, उस सिस्टम में हम बोलेंगे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब आप बोलोगे कैसे, दिखाओ। जैसे ही आप उन चार्ज को छोड़ेंगे वो दोनों भागेंगे, वो भागे। दूर से लाने के लिए आपने वर्क डन करना पड़ा, लेकिन पास रखने के बाद जब वो दूर भाग रहे हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं, आप उनको जैसे छोड़ेंगे वो उनमें रिपल्शन लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो भागने लगेंगे। तो ये मैंने समझाया आपको किस तरीके से, कैसी एनर्जी की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि भाई एक चार्ज पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, तब क्या होगा, तब तो वो नहीं भागेंगे, तब क्या कंडीशन होगी वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है। अब इसमें देखो तो सबसे पहला ये है, पहला डेरिवेशन,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज का डेरिवेशन करना है। टू चार्ज के लिए आपको डेरिवेशन, उनकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो पहले मैं डेरिवेशन करवाता हूँ, फिर मैं आपको उसकी लास्ट में डेरिवेशन कराने के बाद फिर मैं आपको डेफिनेशन उसकी एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो क्या है हमारा, हमने क्या किया, बहुत आसान सा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ समझ में आएगी तो आपको काफ़ी आगे भी चीज़ें समझ में आएंगी उससे रिलेटेड। अभी हमारा एक चार्ज जो था वो Q1 था, जो कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, इन्फिनिटी पर रखा। तो एक पॉइंट समझने की चीज़ बताऊँ आपको। आप ये समझो, कोई भी आपसे पूछता है इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, तो आपको बोलना है 0। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है या इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, तो वो बात कर रहे हैं 0। अब आपको लग रहा होगा कि भाई अगर इन्फिनिटी इसको हम बोल रहे हैं और यहाँ पे रख दिया हमने Q1 चार्ज, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 कैसे हो सकता है, ये तो चार्ज प्रोड्यूस करेगा ये Q1 जो है। तो आप इसको समझो, इस Q1 को हटा दो, लो अब बताओ, अभी तो कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, क्योंकि ना तो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, तो जब चार्ज ही नहीं तो वो पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस करेगा। अब हमने लाके रख दिया, इस पर यहाँ पर रख दिया, तो जब अब इसको यहाँ पर इन्फिनिटी पर रख दिया तो अब ये तो कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मीनिंग समझना है, जब हम बोलते हैं इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 है, उस समय हमारा मीनिंग ये होता है कि ये Q1 यहाँ पर नहीं रखा है, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 है। अब आपने एक चार्ज रख दिया, बात समझ में आ रही है, यानी कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 है, ये चार्ज जब वहाँ पर नहीं था। अब जब आपने रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात तो वो पहले वाली करेंगे ना कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 है, और ये जो चार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है इसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपने क्या करा, इसको लाके यहाँ रख दिया, इस A पॉइंट पर आपने इस Q1 चार्ज को लाके रखा। अब बात आ रही क्या कुछ वर्क डन होगा, तो हम कह रहे हैं भाई इसको यहाँ, हमने कहा कि इसको यहाँ पे रख दिया हमने A पॉइंट पर Q1 चार्ज को, तो हम कह रहे हैं कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा W1 जो है वो 0 हो गया। इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से A पॉइंट पर लाकर रखने में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। अब उसका रीज़न समझना, ये वर्क डन क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, अगर आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा होगा V = W/Q। अब देखो ये Q है, Q1 Q2 Q0 कुछ भी हो सकता है, तो हमारा इस केस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Q1 जिसको हम लेकर आ रहे हैं, अब हमारा क्या हुआ, W = क्रॉस मल्टीप्लाई VQ1। अब बात समझना, इस Q1 को आप लेके यहाँ पे आकर रखो, अब इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 और इसको लाके यहाँ रखा, तो आप स्टार्टिंग में समझो इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो 0 है, अभी यहाँ पर इसको आपने नहीं रखा है, तो जब यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी का तो 0 था ही, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0। अब जब इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, उस पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। तो जब आपने इसको यहाँ ला के रखा, तो ये जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस बोले हैं, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो जब इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो जो चार्ज Q1 है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट करी, तो आएगा क्या, आएगा तो 0 का 0 ही। तो इसीलिए इन्फिनिटी से यहाँ पर आपने ला के रखा, तो वर्क डन 0 होगा। बात समझ में आ गई, गुड। अभी और समझ में आ गई, और एक पॉइंट बताऊंगा, सेकंड स्टेप चलेगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब हमने क्या किया, किसी दूसरे चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे रखा है, अब हमने माना एक और चार्ज रखा है इन्फिनिटी, जब इसको लिया है, अब उसके बाद कंसीडर करा कि अब एक और रखा है, पहले एक ही कंसीडर किया, उसको लाके हमें कहाँ रखना है, इस B पॉइंट पर, उस Q2 को लाके फिर हमें यहाँ रखना है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लिख दिया R12, यानी Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R12। तो अब देखते हैं कि क्या Q2 को अब इन्फिनिटी से लाके यहाँ रखेंगे, वर्क डन होगा, बोले इस बार होगा वर्क डन। इस बार वर्क डन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W2 = अब देखो फॉर्मूला वही रहेगा, VW = अभी हमने क्या करवाया था, V = W/Q, ये जनरल फॉर्मूला लिखवाया था पोटेंशियल का, तो W = कितना हो गया, VQ, यही फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो जब आप इन्फिनिटी से लेके चलोगे और यहाँ रखोगे, तो जब यहाँ पर रखोगे B पॉइंट पर, तो ये चार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पर।
जब ये चार्ज इस पॉइंट पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए जब ये यहाँ पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका पोटेंशियल लेना है, Q1 का पोटेंशियल। तो V की जगह क्या लिखेंगे, V1। ये चार्ज अब पहले से प्रेजेंट है, अब आप ला के रख दिया। अब जब आप दूसरा लेके आए यहाँ पर, तो ये तो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर ही रहा है यहाँ पर, तो इसका पोटेंशियल और जिसको लेके आया इस Q की जगह उसकी वैल्यू, अब किसको लेके आया, Q2, इतना वर्क डन होगा। अब ये चार्ज इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, KQ1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, R12, और ये होगा Q2। यानी कि दूसरे को लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ लो। मान लो आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं समझाता हूँ, अब मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। देखो मान लिया हमने माना कि ये जो Q1 चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन तक है और इसके बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। इस वर्टिकल लाइन के बाद इस Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। अब आप जब Q2 को यहाँ से लेके चले, तो यहाँ से लेके चले 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 यहाँ तक तो कुछ नहीं हुआ, कोई वर्क डन नहीं हुआ। जैसे ही आप इसके लेफ्ट में एंटर मत करोगे, यानी कि यहाँ राइट टू लेफ्ट इधर आओगे, तभी ये चार्ज इस Q2 पर एक फोर्स लगाने लगेगा। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये पॉजिटिव है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, तो इसको धक्का देगा। जब ये धक्का देगा तो आपको Q2 को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 तो उसको धक्का दे रहा है और Q2 को लाना है उसके अगेंस्ट में। तो अब आपने यहाँ से लाए यहाँ तक आपको वर्क डन करना पड़ा। अब यहाँ से यहाँ क्यों नहीं करना पड़ा, आप ऐसे समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी बकरी को लेके जा रहे हो, यहाँ से चले इन्फिनिटी से बकरी को लेके, आराम से बकरी आप भी चल रहे हैं, वॉक करते हुए बकरी भी साथ में चल रही है। अब पता चला आगे देख लिया बकरी ने कुत्ता खतरनाक सा, अब वो ये बाउंड्री है हमारी। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये कुत्ता है जो है, यहाँ पर ये हमारा डॉगी ऐसे ऐसे खड़ा है। जैसे ही बकरी ने इधर से देखा इस कुत्ते को, अब वो तो घबरा गई, अब वो भाग रही उल्टे डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। तो जब पीछे की तरफ भाग रही, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लाना है, अब आपको तो खींचना पड़ेगा। पहले तो कुछ नहीं कर रहे, पहले तो आप वॉक करते चले जा रहे हैं ऐसे आराम से, वो भी आपके साथ में जा रही। जैसे ही एंटर करें अब वर्क डन करना पड़ा, क्यों, वो भाग रही उधर, आप खींच रहे इधर। तो क्या हुआ, यहाँ से चार्ज लेके चले, कोई धक्का देने वाला ही नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं थी, कुछ वर्क डन नहीं हो रहा। जैसे ही आप इस लाइन के क्रॉस करें, अरे इसने धक्का देना शुरू कर दिया, जाओ उधर जाओ। अब आप खींच रहे हो, इधर ले आ रहे इधर रख रहे हो, वर्क डन हुआ नहीं हुआ। ये तो वर्क के अकॉर्डिंग समझा दिया। इसीलिए अब बात करें पहले वाले को, अगर पहले वाले की बात करते, मैं ये हटा दूँ, ये हटा दूँ, पहले रखा था Q1, इधर से लेके चले यहाँ आ गए, यहाँ के बाद इसको क्रॉस करके, जब इसको क्रॉस करके आप तो लेके आ रहे हैं, ऐसे करके ला रहे, तो कौन है धक्का देने वाला, कोई इस Q1 को अपोज करने वाला है नहीं है। तो अब आपने ला के उठा के रख दिया यहाँ पे, वर्क डन ही नहीं हुआ, वर्क डन ही नहीं हुआ। अब जब आप Q2 को लेके आए, ये इस Q2 को लेके चले, तो यहाँ तक तो नहीं हुआ, इसके बाद जैसे ही यहाँ है इस लाइन के अंदर घुसे, अब वर्क डन हो गया। ये मैंने समझाया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग। अब पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ ध्यान रखना, जिस चार्ज को Q2 को लेके चल रहे हो, इस फॉर्मूले में Q के प्लेस पर वो चार्ज होता है जिसे आप लेके जा रहे हो, जिसे आप लेके जा रहे हो, और V जो होता है जिस पॉइंट पे आप रखोगे उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो आप इस Q2 को लाके B पे रखा, तो यहाँ रखा हमने इस फॉर्मूले W2 में Q की जगह Q2, और इस पॉइंट पर इसको छोड़कर कोई दूसरा चार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, इसका नहीं लेना है, इसको छोड़कर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, तो कहाँ ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल ले लो। जिसको लेके आते हैं उसका पोटेंशियल नहीं लेते हैं, क्योंकि पहले वाले को Q1 को जब आप वहाँ से लेके आए यहाँ रखा, तो ऐसे तो पता लगा, हम बोलते यहाँ रख दिया तो बोले Q1 भी तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी तो बात ही नहीं करना। जिसको लेके चलोगे उसके पोटेंशियल इस फॉर्मूले में नहीं लोगे, उसको छोड़कर कोई दूसरा चार्ज है वो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है उसका लेंगे। तो ये दोनों का वर्क डन आ गया। अब टोटल वर्क डन निकाल लो, बहुत आसान है, W नेट, तो क्या हो जाएगा W1 प्लस W2। अब W1 की वैल्यू तो 0 है, W2 की कितनी है, KQ1 Q2 अपॉन R12, यानी कि 1 2 के बीच का डिस्टेंस, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस। फिर क्या लिख देंगे, फिर स्टेटमेंट लिख देंगे,
क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन, जो नेट वर्क डन की बात कर रहे हैं, दिस वर्क डन विल अपीयर्स इन अ सिस्टम। सिस्टम किसे बोलेंगे, इन दो चार्ज। देखो किसी को भी सिस्टम बोलते हैं, स्कूल आपका सिस्टम है, स्कूल आपका सिस्टम है, घर सिस्टम है, सोसाइटी सिस्टम है, गवर्नमेंट भी एक सिस्टम है। तो हम क्या बोलते हैं, जिसमें अब सिस्टम होगा उसके सिस्टम के पार्टिकल अलग हो गए। अब स्कूल गए, स्कूल में सिस्टम के पार्टिकल कौन हो गए, एक तरीके से समझने के लिए, स्टूडेंट हो गए, स्कूल स्टाफ हो गया, टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल, और बाकी भी जो वहाँ पे वर्क करते हैं ऑफिस में वो भी हो गए। तो हम इसको बोले सिस्टम Q1 Q2। तो कह रहे हैं ये जो आपने वर्क डन किया, ये जो दोनों Q1 Q2 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए थे, दोनों चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए थे, उनको पास लाने में आपने जितना वर्क डन किया वो वर्क डन इस सिस्टम में किस फॉर्म में दिखेगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो क्या बोलेंगे, दिस वर्क डन विल अपीयर्स इन अ सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक इसलिए बोल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ चार्ज की वजह से बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यू जो है वो जनरल सिंबल है एनर्जी का, ठीक है। वैसे आपने देखा होगा जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे UPE लिख देते थे, ठीक है, ऐसे काइनेटिक एनर्जी लिख देते थे KE, तो जनरल सिंबल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए U को यूज़ कर लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं उसे। वैसे U एनर्जी के लिए यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो क्या बचा, K Q1 Q2 अपॉन R12, ये आ गया, इतनी एनर्जी आ गई। डेफिनेशन समझ में आया। Electric potential energy of system of two charges is defined as amount of work done in bringing the charges from infinity to their respective position। respective position कहाँ लाके हमने रखा, A की respective Q1 की respective position A है, Q2 की B है, जहाँ आपने इनको रख दिया। तो इन्फिनिटी से पास में ला कर रखने में जितना वर्क डन हुआ वो उस सिस्टम में किस फॉर्म में दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दो चार्ज के लिए हो गया। अब करेंगे हम तीन चार्ज के लिए, ठीक है। तो देखो तीन चार्ज के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रब कर देता हूँ और आपको इसी में समझ में आएगा। सिमिलर है, हमने क्या किया, देखो दो चार्ज तो ये हमने ऐसे ले लिए, ये Q1 A पॉइंट पे रखा बच्चों, और ये Q2 को हमने B पॉइंट पे रखा। तो अब Q1 Q2 की अगर बात करें दो चार्ज के लिए, अभी हम क्या करवा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज का डेरिवेशन। तो दो चार्ज का तो हमने करवा दिया था, तो जब हम थ्री चार्ज का भी करते हैं तो हमारे दो स्टेप तो ऐसे ही होते, दो स्टेप ऐसे, यानी Q1 को यहाँ रखा, Q2 को कितना यहाँ पे लाके रखा, तो कितना वर्क डन हुआ, तो ये हमारा W1 हो गया, W2 हो गया। अब W2 के बाद हमें ये W नेट नहीं निकालना है, क्योंकि हमें पहले W3 भी निकालना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये नेट वाला रब कर देता हूँ, यहाँ से नेट वाला रब कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, W1 तो हो गया बिल्कुल एज इट इज, W2 करेंगे बिल्कुल एज इट इज जैसे अभी करा। अब हमने W3 जो तीसरा था ना, उसको जो Q3 चार्ज है उसे लाने में जो वर्क डन होगा W3, उसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये C पॉइंट पे रखा है, तो अब Q1 और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस उसे लिख दिया 1 3, 3 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको लिख दिया 2 3, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, अब तीनों और इसके बीच का तो था ही 1 2, ठीक। अब क्या होगा, देखो तीसरे में और क्लियर हो जाए आपको, W3। अब Q3 को जब आप इन्फिनिटी से ला के इस C पॉइंट पर रखोगे तो वर्क डन कितना होगा, तो फॉर्मूला तो यही लगाना है आपको, DA वाला। तो देखो किसको लेके आए, तो ये Q की जगह तो ये Q3 लिखा जाएगा, ये तो फिक्स हो, जिसको आप लेके आ रहे हो इस Q की जगह वही लिखा जाएगा अकेला। अब बात आती है V की जगह पोटेंशियल, तो जो लेके आए वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है वो तो लेना नहीं है, तो आपको क्या लेना है, इस पॉइंट पर। अब इस बार ये Q1 भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, Q2 भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। बात समझते हो, जो पहले से होंगे वो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। आप इसको ऐसे समझो, आपने देखा आप पहुंचे ट्रेन में, पहले से क्या है थोड़ा रश है, आपका रिजर्वेशन सपोज कर लो नहीं, जनरल आप जा रहे हैं। अब आप ट्रेन में पहुंचे, पहले से जाके एक बैठ गया, तो जब जो पहला गया पूरा केबिन खाली था, पहला वाला बैठा, तो उससे कोई टेंशन नहीं है, वो जाके बैठ जाएगा। कोई उसे धक्का देने वाला, कोई उसे मना करने वाला कुछ नहीं। अब पहुंचा दूसरा, अगर दूसरा पहुंचा तो वो क्या करता है, अगर उसको अकेले बैठना तो क्या था, नहीं यार खाली वाली नहीं है यार, वो मेरे साथ आ रहा है, ये आ रहा है, वो सोचता है कि कहीं इधर उधर चले जाएं तो मैं यहाँ लेट ही जाऊँगा फिर,
अब मना करा उसने दूसरे को, अब मान लो वो दूसरा बैठ गया, नहीं माना, अब वो 2 हो गए पहले से। अब जब तीसरा आएगा उसी केबिन में उसी सीट पे, तो वो 2 क्या सोचेंगे, यार ये यहाँ से जाए, अरे भाई जाओ, वो यहाँ खाली, यहाँ वो खाली बता देगा, वो खाली कहीं ना हो, भले ही कहेगा अरे वहाँ खाली, यहाँ आना है, यानी कि मना कर रहा। तो आपने देखा पहला जब बैठा तो उसे कोई टेंशन नहीं, उसे कोई मना करने वाला, उसे कोई रिपेल करने वाला, कोई इसे इधर से उधर भेजने वाला नहीं। लेकिन जब दूसरा बैठा तो पहले वाले ने क्या किया, उसे मना किया। जब 2 बैठ गए और तीसरा आया तो उन दोनों ने मना किया। तो यही प्रोसेस चलता रहता है कि जब यहाँ ये तीसरा रखा तो ये भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पॉइंट पर वो लेना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि V1 इसने कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करा, V2 इसने कितना करा, उतना ही तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा जितना पोटेंशियल। अब आप खुद सोचो, 2 लोग, पहले वाला बैठा गया, बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बैठा तो वो पहला वाला कह रहा अरे जाओ वो आ रहे हैं मेरे साथ, ये तो कह नहीं यार पीछे, मैं वहाँ नहीं जाना, मैं यहीं बैठना। तो उसे इतना बोलना पड़ा, एक तरीके से इतना एफर्ट करना पड़ा, फिर बैठा। अब 2 के बाद तीसरा आ गया, अब वो दोनों मना करेंगे, अरे यहाँ पे ये है, वो पीछे, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो अब तीसरा जो है उसे और वर्क डन करना पड़ेगा, क्यों, अरे नहीं मैं यहीं बैठूंगा, ये है, वो भी अपना एक्सप्लेनेशन देगा। तो इसी तरीके से इसमें समझना है कि यहाँ पर क्या हो गया, जब ये दोनों Q3 को यहाँ रखा तो ये दोनों भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा वर्क डन। अब ये कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, फॉर्मूला आसान है, KQ अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो R13 प्लस V2, ये कितना प्रोड्यूस करेगा, तो लिखो Q2 अपॉन R23, ये हो गया, और यहाँ ब्रैकेट लगा दो और बाहर Q3 लिख दो। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट में हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे W नेट लिख देंगे। तो देखो पहला तो 0 हो ही गया, प्लस दूसरा W, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले एक बार, W1 W2 और प्लस W3, ये हो गया। अब W1 तो 0 हो गया आपका ये, अब W2 कितना है आपका ये, इसको लिख दो, तो जगह KQ1 Q2 अपॉन R12, इतना हो गया। अब क्या करना है, W3 लिखना है, तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई भी साथ में कर दो, Q3 को इससे, ये जो यहाँ पे Q1 लगा दो, Q3 को इससे और यहाँ पर Q3 को इस, तो क्या हो जाएगा हमारा KQ1 Q3 अपॉन R13। अब एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ Q1 Q2 आ रहा है तो यहाँ भी 1 2 आ रहा है, यहाँ Q1 Q3 आ रहा है तो यहाँ भी 1 3 आ रहा है, सेम रहेगा। याद करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इसमें क्या करें, Q2 Q3 आसान है, R23, ठीक है, खुद को ही मोटिवेट करना है बेटा, और कुछ नहीं। तो ये कहना सब आसान है, सब बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सब पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ लेंगे, हम भी कर लेंगे, अरे क्या रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बस तभी बनेगा काम। और टेंशन में रहोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा ये, अब क्या करना है, फिर स्टेटमेंट एक लिख देना कि दिस वर्क डन विल अपीयर्स इन अ सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं उसे। तो U लिख दो और बाकी फिर एज इट इज लिख दो KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ1 Q3 अपॉन R13। फॉर्मूला बड़ा तो नहीं लग रहा बहुत बड़ा है, कैसे याद होगा, अरे आसान है, देखो समझो तरीका। अगर आपको फॉर्मूला बड़ा लग रहा है, एक चीज़ देखो, इसमें Q1 हमने कैसे लिया, Q1 Q2 को ले लिया, Q2 Q3 को ले लिया, अब Q1 Q3 को ले लिया, 3 ही पेयर तो बनना है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पेयर रिपीट नहीं हो रहा। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। अब 4 चार्ज का मैं आपको और बताता हूँ, उसको डेरिवेशन नहीं करेंगे, उसे डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है, हाँ, उसका डेरिवेशन नहीं करने के लिए आता है, तो आपको डायरेक्ट करना है, इसमें डायरेक्ट लिख देना है। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो अब बहुत आसान है, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। देखो हमने 4 चार्ज ले लिए 4 कॉर्नर्स पर, Q1 Q2 Q3, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर मैंने बना दिया तो स्क्वायर ही रहेगा, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी। 4 चार्ज है, ये A पॉइंट पर है, ये B पॉइंट पर है, ये C पॉइंट पर है, ये D पॉइंट पर है। अब A और
ए बी यानी Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस 1 2, Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस 2 3, Q3 Q4 के बीच का डिस्टेंस 3 4 और Q1 Q4 के बीच का डिस्टेंस 1 4। आप 4 1 लिख लो, आपकी मर्जी है। अब क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी तो इसको लिखा R13 यानी Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस। यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी तो क्या हो गया R24 Q2 और Q4 के बीच का डिस्टेंस। इतना हो गया। अब इसकी डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, हमने लिखना है कितने पेयर बन सकते हैं और कोई भी पेयर रिपीट ना हो। तो देखो हम पहले बड़ा आसानी चलें, Q1 Q2, पहले तो क्या कर लो भाई, K Q1 Q2 अपॉन R12, ये हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी समझना है। अगर दो चार्ज है ना Q1 Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो जनरल एक्सप्रेशन जो अभी इससे पहले ड्राइव करा उससे क्या पता चला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, ये बन गया फॉर्मूला। अगर इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये हो गया। तो अब ये क्या करना है, तो हमने क्या करा, इन दोनों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इनके लिख दो Q2 Q3 का, तो क्या करोगे K Q2 Q3 और नीचे इनके बीच का डिस्टेंस 2 3, फिर प्लस K। अब लिख लो Q3 Q4, तो क्या करोगे Q3 Q4 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। अब प्लस यहाँ लिख देता हूँ, उसके आगे लिखना है, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब इन दोनों का ले लो पेयर, तो क्या जाएगा K Q1 Q4 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। अब एक पेयर 1 2 3 4, अब दो पेयर और बन सकते हैं Q1 Q3 और Q2 Q4, तो एक दो पेयर और लिखेंगे K Q2 Q, पहले ये लिख देते हैं Q1 Q3 अपॉन R13 और इसके आगे यहाँ प्लस लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसके आगे लिखना प्लस लगा के K। नेक्स्ट क्या रहेगा लास्ट Q2 और Q4 अपॉन R24। तो देखो ये बहुत आसान है, लग रहा है ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉर्मूला बन गया। ये पेयर कितने बनने, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार, क्रॉस में डायगोनल 5 और 6, बस 6 पेयर के अलावा नहीं बन सकता। अगर कोई भी पेयर आपने बनाया, कोशिश की तो रिपीट हो जाएगा, तो बात खत्म हो गई। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 चार्ज। 4 चार्ज के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन देते हैं, उसके चार कोई स्क्वायर दे दिया, उसके वर्टिसेस पे कोई चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 इस तरीके से, तो आप इस फॉर्मूले से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। K इनमें कॉमन हो जाएगा, K आप बाहर निकाल लो, इसमें Q1 Q2 डिस्टेंस दोनों के बीच का Q2 Q3, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक चीज़ और आ जाती है, मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर उन्होंने कहा कि n चार्ज मतलब अभी तो 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बहुत सारे, तब क्या करना। तो आपने क्या किया, सपोज कर लो आपने 3 चार्ज वाला किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। 3 चार्ज का करने के बाद आप डायरेक्टली लिख देना फॉर n चार्ज। अब n चार्ज के लिए आपको बस रिप्रेजेंटेशन दिखाना है कि अगर n चार्ज होंगे, यानी कि कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा में 3 4 5 6 7 10 50, तो कैसे लिखेंगे, तो जो टोटल एनर्जी होगी फॉर n चार्ज सिस्टम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की जगह लिख दिया। यहाँ समेशन का साइन लगाते, सिग्मा जो होता है ऑल पेयर लिख दो, ऑल पेयर ही तो बनने थे, मैं मतलब बोल रहा था कितने पेयर बनने हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर इस तरीके से। तो यहाँ लिखना ऑल पेयर और यहाँ लिखना QI QJ और RIJ, बस ये कर देना और कुछ नहीं करना। ये आपने 3 चार्ज के लिए करना है और ये आपका जो है n चार्ज के लिए एक्सप्रेशन बन गया। n चार्ज के लिए मतलब एक से ज़्यादा, आपने 3 चार्ज के लिए करा। अब 3 चार्ज में देख रहे हो यहाँ पे QI लिखा है और QJ लिखा है।
तो आई अगर 1 है तो जे मान लो 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया तो 3, इस तरीके से। ऐसे कोई पेयर रिपीट नहीं होगा, तो इसमें जितने भी होंगे वो सब आ जाते हैं। ये सिग्मा का साइन समेशन का ऑल पेयर्स का मतलब जितने भी पेयर हैं। अभी आई जे में क्या जगह 1 2 1 2 ऐसे चलता रहेगा। तो जैसे आपने देखा 2 का करवाया, 3 का करवाया, 4 करवाया तो हो गया। तो आपने 3 का करना है। फॉर एन चार्ज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस। इसको लिख देना, बस हो जाएगा। इतना समझ में आया? इट्स ओके। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, टेंशन बिल्कुल ना लें।